सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथायोग्य के अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने इष्टों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। हम लोग कल की कक्षा में 64वां नवमांश क्या है, इसका फलादेश में उपयोग क्या है, इस विषय वस्तु पर हम लोगों ने कल की कक्षा में चर्चा हम सबों ने किया था। यदि इस विषय वस्तु से संबंधित किसी भी सदस्य को किसी भी प्रकार के प्रश्न हो तो अपने प्रश्न को रख सकते हैं। हाँ मनीषा जी, बोला जाए। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी 64वें नवांश का हमने कल मतलब 2 दिन की क्लास में हमने 2 तरीके से देखा। एक तो संवेदनशील बिंदु 64वें नवांश का जो कि लगन की डिग्री वाइज देखा जाता है, और दूसरा हमने देखा ग्रह को, स्वामी को। तो गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये है कि जो 64वें नवांश के स्वामी हुए वो भी गोचरवश तो कुंडली में D1 में जब गोचर करेंगे, जब जब जिस जिस भाव से गुजरेंगे, तो क्या उनका रिजल्ट कैसा होगा? मतलब वो तो अच्छा नहीं, स्वामी मतलब अच्छे रिजल्ट्स नहीं देने वाले हुए। नहीं तो अच्छे, जिस भी हाँ जी जो मतलब जिस भी भाव से गुजरेंगे, वो जैसे छठे भाव और अष्टम भाव से जब भी उनका गोचर होगा D1 कुंडली से, तो क्या मतलब काफी ऐसे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे? हाँ जी, हाँ जी। यह 64वां नवमांश के जो स्वामी बने, अभी इस उदाहरण कुंडली में 64वें नवमांश के स्वामी मंगल देव बने। 64वें नवमांश के स्वामी मंगल देव बने। तो यह किस चीज के हैं? ये 64वें नवमांश के स्वामी देते क्या है? यह 64वां नवमांश अचानकता का भी प्रतीक है। आज अचानक कोई भी विषय वस्तु दे सकता है। अब यदि लग्न से 64वें नवमांश को देखते हैं तो वह समस्या देंगे जिस भाव से गुजरेंगे उस भाव पर, लेकिन उस भाव में वह पीड़ित होंगे तब। उस भाव से संबंधित जब जब तक पीड़ित नहीं होंगे तब तक वो समस्या नहीं देंगे। अब इसी उदाहरण कुंडली में मंगल देव हैं, तो मंगल देव अभी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल देव अभी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, और मंगल देव का अंशात्मक मान करीब 17 है। मंगल देव का अंशात्मक मान करीब 17 है। तो क्या यह समस्या देंगे? तो क्या मंगल अभी पीड़ित हैं? नहीं, फिर समस्या नहीं। अभी शनि की दृष्टि है ना मंगल पर। हाँ, गोचर में गोचर मंगल देव पीड़ित हुए। तो अब यह जिस भाव में जाएंगे उस भाव में अचानक परिवर्तन कर सकते हैं, अचानक समस्याएं दे सकते हैं। लेकिन यह स्वास्थ्य से संबंधित, या क्या स्वास्थ्य से संबंधित ही देंगे, क्योंकि 64वां नवमांश का स्वामी स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है। 64वें नवमांश का स्वामी लग्न से 64वें का स्वास्थ्य का करेगा ना गुरुदेव? हाँ, लग्न से जो 64वें नवमांश के स्वामी हुए वह स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। खराब करना, अच्छा करना। तो अभी कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर के गोचर कर रहे हैं, तो लग्न तो सुरक्षित हो गया, फिर स्वास्थ्य हानि देंगे? नहीं गुरुजी। और गुरु की भी दृष्टि आ गई गुरुजी शनिदेव पे भी, तो शनि। हाँ, और गोचर के गुरु की दृष्टि गोचर के शनि पर भी है।
गुरु जी यहाँ पे गुरुदेव षष्टम के स्वामी भी हैं, तो लग्न में गए तो दिक्कत तो देंगे। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने कभी पढ़ा है कि चाहे खष्टेश हो, चाहे द्वादशेश हो, चाहे अष्टमेश हो, जिस भाव का स्वामी उच्च का होता है उस भाव की खराबी करता है, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है या किसी गुरुजनों के मुंह से सुना है? नहीं। तो फिर जिस भाव का स्वामी उच्च का होता है उस भाव से संबंधित समस्या नहीं देता। नहीं देता और उसकी रक्षा कर लेता है, भले उस भाव पर उसकी दृष्टि पड़े या ना पड़े। तब तो यह छठा भाव भी अच्छा हो गया, नौवां भाव भी अच्छा हो गया, गोचर के गुरु की दृष्टि गोचर के शनि पे पड़ रही है, यह भी अच्छा हो गया। तो क्या यह स्वास्थ्य हानि देगा? गुरुजी नहीं गोचर देगा। के लिए हाँ हाँ बोला जाए नहीं देगा, या अगर देगा भी तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का होगा। हाँ, ना के बराबर ऐसी समस्याएं नहीं देगा जिसके लिए अस्पताल वगैरह जाना पड़े। तो छोटी मोटी बातें तो आती जाती रहती है, छोटी मोटी बातें आती जाती रहती है आती जाती, उस पर व्यक्ति ध्यान भी नहीं देता। जी। और किसी सदस्य को यदि कोई बात अपनी पूछनी हो तो गुरुजी एक चीज और पूछनी थी मुझे, एक क्वेश्चन और, कि जैसे कि 64वें नवांश का स्वामी के ऊपर से कल आपने बताया था कि अशुभ ग्रह राहु शनि मंगल, राहु और शनि का ज्यादा इम्पैक्ट होता है क्योंकि ये लंबे दिन तक रहते हैं। गुरुजी अगर राहु योग कारक है उस कुंडली का, मतलब केंद्र और त्रिकोण से संबंध बना रहा है, जब उसका गोचर इसके नवांश 64वें नवांश के स्वामी के ऊपर से होगा तो गुरुजी अच्छा रिजल्ट देंगे या गलत? और ऐसे ही अशुभ ग्रह जो उस कुंडली में शुभ है या शुभ भाव के स्वामी है, उनके रिजल्ट अशुभ होंगे कि शुभ होंगे? चले, आपका यह भी प्रश्न उत्तम है, ऐसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए। अब यह बतलाएं आप कि 64वें नवमांश के स्वामी कौन से ग्रह हुए? मेरे गुरुजी शुक्र ग्रह हैं और राहु मेरी कुंडली में योग कारक है, और कुछ आने वाले टाइम में जब गोचरवश राहु गुजरेंगे उस पे तो ठीक है। राहुदेव किस भाव में बैठे हुए? गुरुजी राहुदेव मेरे दशम भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन गोचर में गुरुजी अलग। हमने ठीक है, दशम भाव में बैठे हुए हैं, तो उनकी युति किस ग्रह से है? शुक्र से ही है गुरुजी, और शुक्र ही मेरे 64वें नवांश के स्वामी हैं। चलिए ठीक है। शुक्रदेव किस किस भाव के स्वामी है? पंचमेश है और दशमेश है गुरुजी। पंचमेश और दशमेश। तो चलिए, तो यहाँ पे तो राहुदेव योग कारक हो गए, काफी योग कारक हो गए। पंचमेश एवं दशमेश में, पंचमेश के साथ में यदि राहु की युति यानी कि त्रिकोण भाव के स्वामी के साथ में राहु की युति यदि केंद्र भाव में हो जाता है तो राहुदेव योग राजयोग कारक हो जाते हैं। यह उत्तम बात है, ठीक है। लेकिन यह जो है यह समृद्धि से संबंधित हुआ, यह क्या हुआ? समृद्धि से संबंधित। तो यह समृद्धि देगा, यानी कि आय के नए नए आयाम खोलने का प्रयास करेगा जी। या जो पहले वाला जो आय चल रहा है उसमें थोड़ी सी मजबूती देने का काम करेगा। जब इनकी दशाएं होंगी तब। गुरुजी दशा भी महादशा चल रही है गुरुजी राहु की, तो अंतर्दशा शनि की। ठीक है। तो दशाओं में महादशा तो लंबे दिनों का होता है, तो लंबे दिनों में तो हर ग्रहों का अंतर्दशा आता है। अब राहु से कोई 6ठे 8वें 12वें का ग्रह का अंतर्दशा हो चाहे कुछ भी हो तो वह भी कुछ प्रभाव ही पड़ता है। चलिए, तो दशा के अनुसार से फल, अंतर्दशा स्वामी का फल थोड़ा ज्यादा देखा जाना चाहिए, अंतर्दशा स्वामी का फल ज्यादा देखा जाना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा प्रभावी होते हैं। तो जब अंतर्दशा स्वामी राहु से अच्छे होंगे, अच्छे भाव में होंगे या शुभ भाव के स्वामी होंगे, उन समयों में थोड़ा अच्छा होने की संभावनाएं समृद्धि की बनती है। लेकिन समृद्धि का फलादेश अलग है और बीमारी का फलादेश अलग है। यदि 64वें नवमांश के स्वामी शुक्रदेव ही बनते हैं और लग्न कुंडली के किस राशि में है, वो किस भाव में, किस राशि में है? गुरुजी लगन में ही बैठे हैं, मकर राशि। शुक्रदेव लग्न में ही बैठे हुए जी। और इनका अंशात्मक मान है? गुरुजी शुक्रदेव का अंशात्मक मान है
10 डिग्री से 10 डिग्री 43। अच्छा देखिए 10 डिग्री के आसपास। लग्न में कौन सी राशि हो गई? 5 नंबर की राशि? नहीं गुरुजी, शनि की मकर राशि 10 नंबर की। 10 नंबर की राशि हो गई। जी चलिए, तो अभी शनिदेव अगर 10 यहाँ पर है तो 11 यहाँ पर, 12 यहाँ पर, शनिदेव यहाँ पर हैं। 1 2 3 4 5। तो अब यहां से जब यहाँ पर आएंगे राहु देव, अभी जैसे 5 नंबर में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पर जब आएंगे गोचर में, तो शुरू के दिनों में नहीं, शुरू के दिनों में नहीं नहीं, क्योंकि जब ये आएंगे तो 30 डिग्री में प्रवेश करेंगे, 29 होते होते फिर 10 पर आएंगे, तब तो यानी कि तीसरा अंश लगभग 1 वर्ष यानी कि 10 महीने, जब राशि परिवर्तन होने के 10 महीने के बाद में, अभी इनका राशि परिवर्तन होने में भी 7-8 महीने बाकी है। गुरुजी राहु देव तो कुंभ में कर रहे हैं ना, सिंह में तो केतु देव है गोचर में, तो राहु देव कुंभ से अब हाँ, तो फिर बात तो वही हो गई ना, जैसे अगर केतु देव ही यहाँ है तो राहु देव यहाँ पर हैं, तो फिर गोचर में यहाँ पर आएंगे ना। हाँ जी, तो कुछ महीनों बाद ही। हाँ, तो 7-8 महीने के बाद में यहाँ पर आएंगे। जी फिर 10 अंशों पर आने में 1 वर्ष समय लगेगा। जी गुरुजी। तो कुछ पहले से ही प्रभाव देना शुरू कर देंगे। जी यानी कि जब 10 अंशों पर आएंगे तो उससे पहले ही 13-14 अंशों के होंगे, नजदीक आएंगे तो। जी गुरुजी। तो उस समय में स्वास्थ्य हानि होने की संभावनाएं बनती है। अब उस समय, अब देखिए वहां पर उस समय होगा क्या। तो अगर यहाँ पर 10 नंबर की राशि है तो शनिदेव उस समय यहाँ पर चौथे भाव में गोचर करेंगे, जी जो यहाँ पर अपनी नीच राशि में हो गए, जी लेकिन इनकी स्वराशि की दृष्टि पड़ेगी। जी गुरुजी। तो जिस समय राहु देव और शुक्र देव का अंश, जन्म कुंडली के शुक्र का अंशात्मक मान जितना होगा, उतने अंश के आसपास में जब राहु देव आएंगे तो स्वास्थ्य पर समस्या देने का प्रयास करेंगे, एक बात। दूसरा, उस समय हुआ 8-8-16, यानी कि लगभग 1.5 वर्षों के बाद में, लगभग 1.5 वर्षों के बाद में। लगभग 1.5 वर्षों के बाद में। तो 1.5 वर्षों के बाद में संभवतः देवगुरु बृहस्पति 4, 5, 6 यहाँ पर आने की संभावनाएं यहाँ पे बनती है उनकी। जी गुरुजी। तो फिर यह समस्या कैसे दे पाएंगे? समस्याओं की तो संभावनाएं बनी, समस्या की संभावनाएं बनी। अब यहाँ पे शनि की भी दृष्टि पड़ी, स्वराशि की, यह कुछ रक्षा करेगा। भले नीच का है तो नीच का है तो चौथे भाव में नीच का है, तो चौथे भाव के फलों को कमजोर करेगा, यानी कि घर के सुखों में कमी करने का प्रयास करेगा। लेकिन लग्न को देखेगा तो स्वराशि का देखेगा, लग्न की रक्षा भी करेगा। लेकिन अब देवगुरु बृहस्पति यहाँ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया, जो द्वादशेश एवं तृतीयेश अकारक ग्रह होकर के जो छठे भाव में आएंगे, और यहाँ पर जो इनकी दृष्टि लग्न पर जो नीच की पड़ेगी, फिर क्या तो समस्याएं दे सकता है। हम अब उस समय किस ग्रह की दशा चल रही होगी यह भी देखना है। अगर किसी शुभ ग्रह की दशा चल रही है, किसी अच्छे योगकारक ग्रह की दशा चल रही है, तब तो ठीक ठाक रहेगा। अगर नहीं, अगर गुरु की ही दशा पर अंतरदशा चले, प्रत्यंतर दशा चले, राहु की ही तो चल जाए, राहु का तो खैर शुरू भाई, या शुक्र का ही क्यों न चले, क्योंकि वो शनि की ही चलेगी उस टाइम भी, शनि अंतरदशा में हो। हाँ, तो भी तो लगने से ही नीच राशि का हो गया, कुछ ना कुछ स्वास्थ्य हानि जरूर देने का प्रकार है, लेकिन उतना गंभीर नहीं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट है। देवगुरु बृहस्पति जो बीमारियां देते हैं आराम वाली देते हैं, दवा खाते रहो चलते रहो वाली, दवा खाते रहो और चलते रहो।
लेकिन राहु आ गया तो राहु बीमारी को लंबा लेकर जाएगा, यानी कि उसे लंबे दिनों के लिए दवा खाते रहो, चलते रहो, बड़ी बीमारी होने की संभावनाएं बनती है। और तो खैर विशेष कुंडली पर बातें होती है। अब चलते हैं तो किसी दूसरे सदस्य की बातों को चर्चा लेते हैं। सर हमने एक बार राशि तुल्य नवांश की बात की थी सर, तो उससे हमने बनाना सीखा उसको कि वो नवमांश में जो हमारा जिस राशि में हमारा लग्नेज क्या है, उसमें जिसमें हमारा राशि तुल्य नवांश में जिसमें हमारा अंतरदशा स्वामी गया है नवमांश में, उससे उसको लगन में रख के नवमांश के ग्रह पोस्ट कर देते हैं तो राशि तुल्य नवांश बनता है सर। हाँ जी, तो अब उससे हम फलित क्या करते हैं सर, देखते क्या है? अच्छा चलिए ठीक है, आपका भी प्रश्न उत्तम ही है। पूर्व के कक्षाओं के आधार पर तो सप्ताह में एक बार डिस्कस होना ही चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, तो अब आप किसी एक ग्रह को लें, जिस ग्रह की आपकी दशा चल रही हो। मेरी अंतर्दशा मंगल की चल रही है सर। मंगल की चल रही है। अब मंगल देव आपके नवमांश कुंडली में किस राशि में है? मंगल देव चौथी राशि में, 7वें भाव में। अब चौथी राशि में हो गए, अब भाव जो भी हो, छोड़ी भाव की बात हम नहीं करें, चौथी राशि में है। अब लग्न कुंडली में चौथी राशि कहाँ है? हाँ वो तो लगन में ही है सर। लगन में ही है। अब लग्न में आपके लग्न कुंडली के लग्न को पीड़ित कोई ग्रह कर रहा है या कौन कौन ग्रह देख रहे हैं? लग्न में कौन सा ग्रह है? लगन में शनि है सर, वक्री, और सामने 7वें में सूरज बैठा है और 9वें भाव में गुरु बृहस्पति गुरु 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं। अगर यहीं पे यानी कि कर्क लग्न की ही आपकी भी कुंडली है? जी जी जी। यहाँ पे सूर्य है जी जी, और यहाँ पे शनि है ना? जी जी जी। लगन में, हाँ लग्न में मंगल शनि है? नहीं मंगल तो सर इस भाव में नहीं है ना, तो मंगल तो उसमें था ना सर, वहां तो नवांश में था सर, चौथे भाव में। इसमें तो मंगल इसमें 11वें भाव में है। अच्छा कहीं भी हमारे कहने का मतलब है, पुनः हम लोग जड़ पे आते हैं। आपका मंगल से संबंधित बात पूछना है या राशि तुल्य नवमांश जाननी है? राशि तुल्य नवांश से पूछना है सर। हाँ जी, और अंतरदशा मंगल की चल रही है। जी जी जी। फिर मैंने पूछा कि आपका मंगल नवमांश कुंडली में किस राशि में है? आपने कहा कि कर्क राशि में है। जी 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 जी। तो हम मंगल को मान लेंगे अब कि कर्क राशि में है, यहाँ लग्न में है। जी जी जी। हमने राशि तुल्य नवमांश के आधार पर बनाया, हालांकि लग्न कुंडली का मंगल यहाँ पे है। जी जी जी। लेकिन हमें तो राशि तुल्य नवमांश के सहित जब हमने कुंडली बनाया तो राशि तुल्य नवमांश के आधार पर मंगल हमारे लग्न में आ गए। जी जी जी। तो फिर अब यह जिस नियम यह है कि जो ग्रह नवमांश कुंडली में जिस राशि में है वह राशि लग्न कुंडली में किस प्रकार का है, क्या शुभ है या अशुभ है। यदि शुभ है तो ठीक है। अब यहाँ पे शनि है जी, तो यह खराब करने का प्रयास किए, क्योंकि शनि अष्टमेश भी हैं। कर्क लग्न में शनि अष्टमेश होकर के बैठ गए, यह इस शत्रु राशि में भी है। तो एक शत्रु राशि का ग्रह बना तो यह पीड़ित हुआ। तो दूसरा सूर्य के द्वारा देखा जा रहा है तो मित्रवत देखा जा रहा है। तो शनि का शत्रु राशि में होना और किसी भी एक का मित्रवत देखना, यानी कि आप ही हैं, आपका कोई एक शत्रु आपको परेशान करना चाहता है और आपका एक मित्र आपको सपोर्ट करना चाहता है, तो आपकी स्थिति सामान्य जैसी हो जाती है। क्या हो जाता है? सामान्य जैसी हो जाती है। तो ठीक वही बात यहाँ पे सामान्य जैसा हो गया और दूसरे देवगुरु बृहस्पति की उच्च की दृष्टि हो गई। तो यह तो उच्च की दृष्टि पॉजिटिव हो गया ना? जी जी जी। तो मंगल की जो आपकी अंतरदशा चलेगी, भले दिखने में यह नीच राशि के हैं जी, नवमांश में, और हम लोग प्रतिदिन जो पढ़ते हैं कि जो ग्रह नवमांश में यदि नीच का हो जाता है तो नीच के जैसे फल देता है। यह सामान्य नियम है, मैं नहीं बोलता, हमारे गुरुजनों ने भी हमें यही पढ़ाया है और पुस्तकों में भी यही बातें देखने को मिलती है जी। मिलती है।
लेकिन अब आपकी मंगल की जो दशा चल रही है, अब आप यह बतलाएं कि क्या नीच राशि होने का जो फल है, मंगल का नीच का होने का जो फल है, क्या वह फल आप पर परिलक्षित हो रहा है? नहीं सर, मुझे बहुत कोई बड़ी समस्या नहीं आ रही सर, अब 4 महीने हो भी गए चलते हुए। तो फिर तो यह राशि तुल्य नवमांश को जो क्यों नहीं हो रहा है? तो राशि तुल्य नवमांश को आधार मानकर जब हम लोगों ने फलादेश किया तो हम सबों ने यह पाया कि यहाँ पर शनि से पीड़ित है कर्क राशि। जी शनि शत्रु राशि में है, तो कोई एक ग्रह सूर्य जो सबसे बलवान ग्रह है वह मित्र दृष्टि से देख रहा है, तो इक्वल हो गया, बराबर हो गया। जी जी या थोड़ा नीचा ऊंचा रहे, मान लीजिए कि शनि के अंशात्मक मान थोड़ा ज्यादा है या कमी है, हल्का शनि बलवान भी है, सूर्य थोड़ा कमजोरी भी हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की जो प्लस पॉइंट दृष्टि ऊंची पड़ गई, तो फिर वह तो शुभ हो गया ना। जी 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 तब तो यह अच्छा फल देगा। जी। तो मतलब सर हम इसमें अंतरदशा स्वामी का जो फल है या दशानाथ का जो फल है उसी के लिए हम राशि तुल्य नवांश का प्रयोग करते हैं। हाँ जी, जी हम लोग जितना पढ़ते हैं मेरे भाई, जी जी वो सभी तो दशा फल, यानी कि हमें जी 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 हमारी जन्म कुंडली किस प्रकार का हमारे जीवन में फल देने वाली है, कब जी कैसा जी फल देगी, तो दशा पर निर्धारित होता है। जी समयों का आकलन हम लोग दशा से करते हैं, और जी जी कौन से ग्रह किस प्रकार का फल दे सकते हैं, यही हम लोग रोज पढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जी अब धन्यवाद। अब गुरुजी, इसमें चंद्रमा का हम रोल नहीं देखेंगे क्या? जैसे कर्क राशि है तो चंद्रमा किस स्थिति में है हम वो नहीं देखेंगे? अगर वह भी देख ले तो और उत्तम हो जाएगा। जी, मतलब जितना डीप तक जाएंगे उतना उत्तम होता जाएगा। होता जाएगा। अब कल की ही बात है, कल हमने कुंडली तो नहीं देखा, लेकिन हमें एक मुहूर्त आना था, मुहूर्त बनाना था। हम मतलब मुहूर्त देखने थे। फिर वहां पर कुंडली जब हम लोग देखने लगे, कुंडली के हिसाब से मुहूर्त बनाने लगे, तो ग्रहों का गोचर इत्यादि मिलान मिलान करते धरते गए, तो अंततो गतवा निकला क्या, कुंडली के हिसाब से, ग्रहों के गोचर के हिसाब से भाद्रपद महीना के 10वीं तिथि से लेके चतुर्दशी तिथि से पहले, तो चतुर्दशी तिथि तो गड़बड़ हो गया, रिक्ता तिथि हो गई, तो 10वीं, एकादशी, द्वादशी एवं त्रयोदशी, यही 4 दिन बना। अब उस 4 दिनों में तिथियों को देखना, नक्षत्रों को देखना, लग्न को देखना, इत्यादि देखना, तो और समय लगभग लग गए 1 घंटे से ज्यादा। तो कहने का मतलब है कि हम लोग जितना डीप तक जाएंगे उतना ही सकारात्मक बातें जी गुरु निकल। और उस मुहूर्त के निर्धारण में आरती जी भी थी, इनका भी इच्छा था कि मुहूर्त का निर्धारण कुंडली से कैसे करते हैं गुरुजी, थोड़ा सा हम भी देखेंगे। अभी ठीक है जी, देख लीजिए। चलिए, और किसी का कोई सदस्य का कोई बात? एक बार गुरुजी हमें भी बताइएगा कि कैसे करते हैं कुंडली का, जब आपके पास अगला मुहूर्त आए तो हमें भी जोड़िएगा। चलिए ठीक है। धन्यवाद। घंटे 2 घंटे लग जाते हैं। कोई बात नहीं सर। कोई बात नहीं सर। चलिए, जी तो अब हम लोग आगे बढ़े। जी सर। जी गुरुजी। तो अब यहाँ पर आप लोग 1-2 और उदाहरण ले लीजिए। कल की कक्षा में हम लोगों ने केवल 2 ही बातों को देखा था, केवल स्वास्थ्य हानि से संबंधित या कार्यों से संबंधित। जब प्रैक्टिस ही हो रही है तो एक चीज और हो जाए। दोनों से देखा था सर, स्वास्थ्य से भी कार्य से भी। हाँ, अब वैवाहिक जीवन से संबंधित, वैवाहिक जीवन से संबंधित भी, क्योंकि आजकल जितनी कुंडलियां आप लोगों के पास में आती होगी देखने के लिए, तो उसमें आधी कुंडलियां दाम्पत्य जीवन में समस्याओं पर आधारित है। सर बच्चों की और हस्बैंड वाइफ की 2 ही समस्या आती है सर आजकल। हाँ, तो अब इसके लिए हम सभी अपने ही कुंडली पर इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, जो लग्न का अंशात्मक मान है, अब इस उदाहरण कुंडली में लग्न का अंशात्मक मान 21 है। अब 21 अंश
हम लोग दूसरे भाव में रख देंगे, या सातवें भाव का 64वां नवमांश का स्वामी कौन हो जाएगा? तो नवमांश कुंडली के सातवें भाव से चौथे भाव, नवमांश कुंडली के सातवें से चौथे यानी कि 10वें भाव का स्वामी। अगर सिंह राशि में लग्न के अंशात्मक मान को यदि हम लोग सिंह राशि में दूसरे भाव में रख देते हैं, यानी कि सातवें भाव से आठवां भाव दूसरा भाव होता है, तो यहाँ पे सिंह राशि है, सिंह राशि का नवमांश मेष से शुरू होता है, 21 अंश है, तो 21 अंश सातवें नवमांश में गया। तो तुला राशि, यहाँ भी तुला राशि, यानी कि जिस भाव का हमें 64वां नवमांश देखना है उस भाव से नवमांश कुंडली में उस भाव से चौथे भाव, यानी कि नवमांश कुंडली के 10वें भाव के स्वामी, नवमांश कुंडली के 10वें भाव। अब आप लोग देखें कि आपके नवमांश कुंडली के 10वें भाव के स्वामी कौन ग्रह है? गुरुजी मेरे तो मंगल बन रहे हैं। तो मंगल बन रहे हैं, ठीक है, तो वह मंगल लग्न कुंडली में कहाँ है? एकादश भाव में गुरुजी। 11वें भाव में है, ठीक है, तो 11वें भाव में कौन सी राशि है? वृश्चिक गुरुजी। वृश्चिक अपने स्वराशि के हो गए, ठीक है। अब वृश्चिक राशि में अभी कोई पापक ग्रह का गोचर है? गुरुजी लेकिन सूर्य के साथ बैठे हैं, सूर्य मेरी कुंडली के हिसाब से अष्टमेश भी हुए। बात नहीं है ना, अब अष्टमेश के साथ में यदि ये बैठे हुए हैं, अष्टमेश लग्न कुंडली 5, 6, 7, 8 अष्टमेश के साथ में, तो यह अलग फलादेश है। अब यहाँ अगर मंगल देव बनते हैं तो 10 नवमांश कुंडली के 7वें भाव में कौन सी राशि है, 1 या 8? गुरुजी 5 राशि है गुरुजी, मतलब कुंभ लगन हो गया नवांश का 7वें भाव में। कुंभ तो मीन 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 नंबर की राशि है। तो यहाँ पर 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पर तो सूर्यदेव सप्तमेश भी हैं जी। तो यह अलग फलादेश हो गया, उसको छोड़िए। हम लोग जिस विषय वस्तु पर है उसी पर चले। तो अब यह मंगल देव यहाँ पर हैं 11वें भाव में, वृश्चिक राशि में है। तो एक तो यदि 64वें नवमांश के स्वामी पर अब वृश्चिक राशि में है, तो वृश्चिक राशि में अभी कोई ग्रह गोचर कर रहा है? मुख्यतः पापग्रह में शनि देव 12 नंबर की राशि में गोचर कर रहे हैं, 9, 10, 11, 12, तब तो इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ी रही है। यहाँ पे शनि देव है। राहु की बात की जाए तो राहु देव 11 नंबर की राशि में है, तो भी इनकी दृष्टि यहाँ पे नहीं पड़ रही है। शनि राहु ज्यादा प्रभावित करते हैं। केतु देव हैं तो केतु देव यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, न राहु देव यहाँ पर गोचर कर रहे हैं ना, 11 नंबर की राशि में राहु देव और केतु देव गड़बड़ नहीं हो रहा है, ठीक ही है, ठीक सर वृश्चिक राशि पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है गोचर से और मंगल की पड़ रही है बस अभी। अब रुकिए ना, रुकिए, गड़बड़ हो गया हमें ही। हाँ चलिए पहले राशि लिख लेते हैं। यहाँ पर 8 नंबर की राशि है, यहाँ 9 हुआ, यहाँ 10 हुआ, 11 हुआ, यहाँ 12 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हो गया, ठीक। तो राहु देव अभी 11 नंबर की राशि में गोचर कर रहे हैं। जी गुरुजी। तो राहु देव यहाँ पर हैं और शनि देव यहाँ पर हैं, तो राहु हो गया था, केतु भी समझ लीजिए, केतु राहु केतु का अंशात्मक मान लीजिए। अब यहाँ पर देखें कि अभी वर्तमान में
दाम्पत्य जीवन की स्थिति के लिए दाम्पत्य जीवन से 64वें 7वें भाव के 64वें नवमांश पर अभी देवगुरु बृहस्पति की मित्रवत दृष्टि है। अभी स्थितियां जब से देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में आए हैं, अब यह इनके अंशात्मक मान मंगल का कितना है आपके लग्न कुंडली में, तब और हम लोग निश्चित रूप से चर्चा करेंगे। 22 डिग्री है गुरुजी। 22 डिग्री है। तो अब आप यहाँ तक देखें तो आप समझेंगे कि आज से कुछ महीने पहले यानी कुछ दिन ही पहले या नियर अबाउट 1 महीने पहले जो आप लोगों का जो आपसी तालमेल था उसमें कुछ और वृद्धि हुई है तालमेल में, और यह तालमेल और बढ़ती जाएगी। तालमेल और बढ़ती जाएगी, क्योंकि मंगल देव तो जन्म कुंडली के मंगल देव 22 अंशों के हैं, इनका अंशात्मक मान तो बदलेगा नहीं। देव गुरु बृहस्पति अभी 9-10 अंशों के हैं, तो 12 अंश के करीब में आए तो थोड़ा और स्थितियां अच्छी होने लगी और भी ठीक ठाक, और जितना करीब होता जाएगा अंशात्मक मान उतना ही अच्छा होता जाएगा। इसलिए दाम्पत्य जीवन की समस्याएं ठीक ठाक। अब यही शनिदेव जो हैं, अब यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि नहीं पड़ रही है। हाँ, जब शनिदेव कुंभ राशि में थे, आज से 2.5 साल पहले शनिदेव का अंशात्मक मान अभी 20-22 के आसपास में है। तो फिर शनि यहाँ पर अपने स्वराशि का भी था आज से 2.5 साल पहले कुंभ राशि में, 2.5-3 साल पहले जी गुरुजी। और शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही थी और वो भी शत्रुवत पड़ रहा था, यानी कि वैवाहिक जीवन के 64वें नवमांश के स्वामी पर पापग्रह की दृष्टि पड़ी उस समय। तो अब आज से 2.5 साल पहले का आप स्थिति का पता कीजिए, मतलब आकलन कीजिए कि आज से 2.5-3 साल पहले थोड़ा सा अनबन था नहीं था, आज कैसा है। तो पहले के अपेक्षाकृत आज आप ठीक है, सकुशल है और उत्तरोत्तर सुखी जीवन, मतलब कि अच्छा जीवन की संभावनाएं देवगुरु बृहस्पति के गोचर से बन रहा है। क्या ऐसी बातें आपके जीवन पर या कितना प्रतिशत लागू होता है? गुरुजी मुझे यहाँ थोड़ी सी ये कंफ्यूजन हो जाती है। शनिदेव वैसे तो अशुभ ग्रह है, लेकिन मेरी कुंडली के लग्नेश भी हैं, तो मैं इसको शुभ अशुभ से कैसे वो करूँ? हाँ, थोड़ी बहुत तो गुरुजी खटपट तो रहती है उस समय थोड़ा। तो अब यहाँ पर ठीक है। अब शनिदेव लग्नेश है, तो लग्नेश तो सदैव शुभ ग्रह होता है। लग्नेश अपने जीवन के लिए तो कभी हानि नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उस समय आपने पाया होगा कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़। लेकिन अब यही राहु, जी गुरुजी, राहु द्वितीय भाव में संवेदनशील बिंदु के ऊपर से जब गोचर कर रहा था, जब परेशानियां। हाँ, अब राहु जितना परेशानी, तो कहने का मतलब कि किस भाव से संबंधित कब समस्याएं आ सकती है, क्या हम लोग 64वें नवमांश से समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं जी? या और अब किसी सदस्य को अगर किसी भी प्रकार की 64वें नवमांश से संबंधित समस्या हो तो डिस्कस कर ले, क्योंकि प्रतिदिन अब एक ही क्लास नहीं होगी। एक ही बातों पर चर्चा करते करते व्यक्ति थोड़ा बोर हो जाता है। तो कल से हम लोग नए विषय वस्तु, नए आधार लेकर पुनः हम लोग क्लास करेंगे। हालांकि अभी नवमांश कुंडली ही चलेगी, नवमांश कुंडली का कुछ विषय वस्तु अभी बाकी रह रहा है। गुरुजी मतलब ये हुआ निष्कर्ष कि 64वें नवमांश का जो स्वामी जहाँ भी बैठेगा अगर पीड़ित होगा तभी दिक्कत देगा, अदरवाइज नहीं। छोटी पोटी देगा। हाँ, अदरवाइज अगर वह शुभ प्रभावित होगा तो और क्या करेगा वो? फिर तो प्रॉपर्टी वगैरह दे देगा जैसे उनकी कुंडली में। अभी इनके जीवन में और अच्छे दिन आने वाले हैं। जब ही गुरु का अंशात्मक मान बढ़ता जाएगा, यानी कि 22 के आसपास में जब ही पहुंचेगा ना, तो फिर यह कहेंगे क्या आपस में कि ऐसा लगता है कि जो आपस में बहुत दिनों के बाद में ऐसा समय देखने को मिला है। मतलब कि आकस्मिक धन वृद्धि भी करता है ना। वही मेरा मतलब। तो 7वें भाव का क्या धन है? 7वें भाव का धन है आपसी प्रेम। जी सर। 7वें भाव का धन है आपसी प्रेम, आपस में हंसी मजाक इत्यादि। हाँ
जैसे गुरुजी अब मेरा संवेदनशील बिंदु गुरुजी मेरे जो लगन की डिग्री है उस पे ही यहाँ पे द्वितीय भाव में रखा जाएगा, और राहु इस समय गुरुजी 7 डिग्री के हैं गोचरवश, तो बैक होंगे अभी। तो गुरुजी जब वो 5 डिग्री के आसपास आएंगे तो गुरुजी तो समस्या हो सकती है द्वितीय भाव, तो जो बिंदु है मेरा लगन हाँ की डिग्री के बराबर। हाँ हाँ, तो समस्या हो सकता है। पर तो राहु तो गुरुजी योग कारक है ना साहब मैडम का। तो योग कारक है तो वह आमदनी के लिए है ना, अच्छा अच्छा। वो तो तो आमदनी गुरुजी देगा। जैसे अभी रिसेंटली कुछ मेडिकल इशू हुआ मेरे हस्बैंड के साथ, मतलब सर्जरी तक हुई, तो हाँ। क्या मैं मानूंगी कि अभी 2 ही डिग्री का डिफरेंस है, 5 और 7 अभी चल रहे हैं साथ में राहु, तो क्या ये इम्पैक्ट अभी से दिखा मुझे कि हाँ यार, हो सकता है। तो यह भी तो हो सकता है ना, जब 7वें भाव का यह है, हम लोग 64वां नवमांश देखें तो यह स्वास्थ्य हानि भी देगा, पति का दे सकता है, या संबंधों को दूर करेगा, या संबंधों में मनमुटाव दे, या उस जीव तत्व को हानि करे। अगर हम लग्न का 64वां नवमांश देखते हैं तो उस व्यक्ति के लिए है, तो 7वें भाव का 64वां नवमांश, 7वें भाव से जिन तत्वों का विचार किया जाता है उसके लिए हुआ ना। जी गुरुजी। अच्छा गुरुजी, जैसे इसमें 64वें नवांश को हम शुभ अशुभ देख रहे हैं, तो दृष्टिवश देख रहे हैं, अगर ये गलत भाव में 6 8 12 में, तब उसका कैसे करेंगे, सोचेंगे? वो नहीं देखना है कि किस भाव में है, वो नहीं देखना है सर। नहीं, और किस भाव में है नहीं देखना। गुरुजी 64वें का स्वामी अष्टम भाव में हो, अपने भाव में, तब तो दिक्कत नहीं देगा वो। नहीं, अब जहां पे वो है उसी जगह वो है, 64वें नवमांश का स्वामी अगर उसी जगह है तब तो समस्या नहीं देगा, देगा लेकिन कम देगा। गुरुजी इसके 64वें नवांश के स्वामी की दृष्टि भी उतनी महत्वपूर्ण होती है जिस जिस भाव पे या ग्रह पे पड़े। हाँ जी, हाँ जी, 64वें नवमांश के स्वामी हुए, 22वें दृष्टान के स्वामी हुए इत्यादि, इनकी दृष्टि भी बाधा कारक होती है। गुरुजी सर जो हमने ग्रह क्लासिक साथ में बैठे हैं उनका भी असर पड़ेगा, उन पर भी असर पड़ेगा। जैसे 64वें नवांश के स्वामी के साथ कोई ग्रह अगर साथ में हो तो वो भी इफेक्ट होंगे। हाँ, लेकिन उतना नहीं होते। जी। अगर उतना इफेक्टेड होते तो आप लोग भी एस्ट्रोलॉजर है, अधिकांशतः जगह जब कुंडली का फलादेश होता है, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा आप अपने गुरुजनों के मुख से, तो बार बार 64वें नवमांश की चर्चा होती है। सर हमने तो इसमें ये भी पढ़ा है ना सर, कि जैसे 22वां दृष्टांत तो आपको शारीरिक कष्ट दे सकता है, और हाँ 64वां नवांश से आपको जिस भाव से संबंधित है उस भाव से मानसिक परेशानी आ सकती है। तो हाँ शारीरिक कष्ट के लिए 22वां दृष्टांत, और मानसिक परेशानी के लिए हम 64वें नवांश का से फलित करने की कोशिश करते थे। तो अब इस पे भी मतलब हमने तो ऐसा मतलब 2 3 जगह पढ़ा सर, क्लासिक में तो नहीं लेकिन कुछ किताबों में पढ़ा सर। नहीं ना, 22वां दृष्टान क्या होता है, 22वां दृष्टान वह बल हानि करता है, दृष्टान से बल देखे जाते हैं, तब बल हानि करता है, आपका आत्मबल तोड़ता है। जी जी दृष्टान कुंडली तीसरे भाव की कुंडली है, जी 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 तीसरे भाव से बीमारी नहीं, बल देखा जाता है, आत्मबल देखा जाता है। जी जी जी। तो जिसका आत्मबल ही टूट गया उसका तो बस बात जय श्री राम। हम्म। दोनों एक दूसरे से पूरक ही बन जाते हैं स्वास्थ्य के लिए, ऐसी बात हो। चलिए, तो हम लोगों ने यह पढ़ा कि 64 जिस भाव के स्वामी, अगर बाई देवे 64वें नवमांश के स्वामी और 22वें दृष्टान के स्वामी दोनों यदि एक ही ग्रह हो जाए तो ज्यादा समस्या देता है। अब सभी ग्रह से 64वें नवमांश के स्वामी भी हम देख सकते हैं। अब मान लिया जाए कि अब आपके बच्चे की कुंडली, अब आप अपने कुंडली पर नहीं, आप अपने बच्चे की कुंडली का स्मरण कीजिए कि आपके बच्चे की कुंडली कौन सी बनती, अगर कोई में सदस्य, अब यही किसी यदि बच्चा की कुंडली हो और पढ़ रहा हो, और यदि
पढ़ रहा हूँ। तो यदि कुंडली यही हो तो पंचमे शीश कुंडली के कौन हो गए? मंगल देव। अब मंगल के 64वें नवमांश के स्वामी कौन हो गए? सूर्य देव गुरुजी। नहीं, तो मंगल को नवमांश कुंडली में देखेंगे। हाँ गुरुजी, सॉरी मैं पंचम भाव से लगा लिया गुरुजी। हाँ नहीं ना, तो सॉरी। ना मंगल, अब ग्रह को देखना। गुरु है गुरु। तो मंगल के 64वें नवमांश के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है ना? हाँ, देवगुरु बृहस्पति होगा। तो देवगुरु बृहस्पति जब पीड़ित होंगे जिस समय, उस समय व्यक्ति को पढ़ने उढ़ने में मन नहीं लगेगा, सीखने की मन में क्षमता ही नहीं आएगी। क्योंकि सीखने के लिए तो इस उदाहरण कुंडली में कौन से ग्रह कारक बने? मंगल। और मंगल के 64वें नवमांश के स्वामी हो गए देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति जब पीड़ित होंगे तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा। उपाय कैसे करें? अभी वर्तमान में तो शनिदेव मीन राशि में है, गुरु को देख नहीं रहे हैं। राहु देव यहाँ पर हैं 11 नंबर की राशि में। राहु देव तो पीड़ित कर रहे हैं ना। राहु देव पीड़ित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं लग्न कुंडली के गुरु को? गोचर के अनिष्टकारक ग्रहों के द्वारा, गोचर के अनिष्टकारक ग्रहों के द्वारा यदि 64वां नवमांश लग्न कुंडली का 64वां नवमांश पीड़ित होता है तो समस्याएं आती हैं। लेकिन यह जो सीखने वाली बात थी, अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का अंशात्मक मान कुछ का अच्छा ज्यादा है। कितना है? तो 20 अंश है। राहु देव अब 7-8 अंशों के आ गए हैं। तो आज से कुछ महीने पहले जब देवगुरु बृहस्पति के अंशात्मक मान के आसपास में राहु देव का अंशात्मक मान था, उस वक्त इस व्यक्ति के लिए कुछ सीखने की जो बातें हैं सिखलाइएगा, तभी ना अभी सीखेंगे। फिर मन नहीं लग रहा है, हमें से कुछ सीखने के लिए ही बोलते हो, ऐसा बोल रहे। आप लोग भी इस सूत्र को लगा कर देखिए ना कि आपका बच्चा को अभी पढ़ने में मन लगा के पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। यदि नहीं मन लगा के पढ़ रहा है तो क्या उसका पंचम भाव के स्वामी नवमांश कुंडली में किस राशि में बैठे हुए, उस राशि का स्वामी लग्न कुंडली में गोचर के द्वारा पीड़ित हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो जब तक हम सभी यह डिस्कस करेंगे तभी तो ज्ञान बढ़ेगा ना। सर, पंचम भाव के स्वामी नवमांश में जिस राशि में बैठे हैं वो फिर क्या देखना है उससे आगे? पुनः सुने। पंचम भाव के स्वामी नवमांश कुंडली, पंचम भाव के स्वामी को देखें, लग्न कुंडली के पंचम भाव के स्वामी को देखें कि नवमांश कुंडली में किस राशि में, किस भाव में बैठा हुआ है, किस राशि में बैठा हुआ है। जी। वह जहां पे बैठा हुआ है उससे चौथे भाव को देखिए, नवमांश कुंडली में ही। जी। नवमांश कुंडली में ही उससे चौथे भाव में देखिए। तो इसको छोटा करते हैं। अब तो वह हुआ 64वें नवमांश का स्वामी। उदाहरण के तौर पे इस उदाहरण कुंडली में पंचम भाव में 8 नंबर की राशि है। 8 नंबर राशि के स्वामी मंगल देव नवमांश कुंडली में यहाँ पर बैठे हुए हैं। भाव नहीं देखना कि किस भाव में है। अब इस ग्रह से चौथे भाव में कौन राशि है? जी, 12 राशि हो गई, 12 नंबर की राशि। अब 12 नंबर राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। देवगुरु बृहस्पति को देखेंगे कि लग्न कुंडली में कहाँ पे हैं। लग्न कुंडली में जहाँ पे हैं, जितने अंशों पर है उतने अंशों पर
कोई पापग्रह आ करके इसी राशि पर हो या उतने ही अंशों से कोई पापग्रह इन्हें देख रहा हो। जी सर, जैसे देवगुरु बृहस्पति शुक्र की राशि में, तो शुक्र की राशि पर हो या गुरु 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 को देख रहा हो। हाँ, अब मान लिया जाए कि अगर शनि यहाँ पर भी अगर है जी तो तीसरी दृष्टि से देखेगा। जी 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 अगर शनि का अंशात्मक मान 20 के आसपास में रहेगा, उस वक्त पढ़ने में मन बिल्कुल नहीं लगेगा। जी जी जी। इसमें उपाय कैसे करेंगे सर, फिर शनि के करेंगे? तो पीड़ित करने वाले ग्रह को शांत किया जाता है, पीड़ित करने वाले ग्रह को शांत किया जाता है। शांत किया जाता है, और जो ग्रह पीड़ित होता है उसके बलवर्धन किए जाते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए कि इस उदाहरण कुंडली में देवगुरु बृहस्पति स्वयं बकरी है, बकरी ग्रह स्वयं बलवान होते हैं, बकरी ग्रह स्वयं बलवान होते हैं। अब शनि की शांति, तो यह भी नियम है, यदि अशुभ भाव का स्वामी जितना कमजोर हो उतना ही अच्छा। अशुभ भाव का स्वामी जितना मजबूत हो। अरे मेरे भाई, शुभ भाव का स्वामी जितना बलवान हो उतना अच्छा, अशुभ भाव का स्वामी जितना कमजोर हो उतना अच्छा। तो अब यहाँ पर एक तो यह बलवान है ही, अगर यह शनि के द्वारा देखे जा रहे हैं, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो शनि का उपाय किया जाए, शनि को प्रसन्न किया जाए, शनि की शांति किया जाए। क्योंकि अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जिस स्थिति में है ठीक है, अब यह प्रतिस्पर्धा भाव के भी स्वामी है, यदि इनको शांत करेंगे फिर क्या हो, तो मन में तो कंपटीशन की भावना ही नहीं रहेगी कि वह आगे है तो फिर हम आगे कैसे ना। शनि की शांति, तो ग्रहों का उपाय कैसे करते हैं, यह तो लंबी प्रक्रिया है, धीरे 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 जितना हम लोगों की कल्पना शक्ति का विकास होता जाता है उतना उपायों पर चर्चा होता चला जाता है। तो आज की कक्षा में हम सभी इतना ही रखेंगे, और कल की कक्षा से अब 64वें नवमांश की चर्चा नहीं होगी, एक दो और क्लास नवमांश कुंडली पर हो जाएगा, फिर इसके बाद में हम लोग विषय वस्तु बदलेंगे। सर अभी इसमें जैसे नवमांश कुंडली में तो जैसे इसमें विवाह के योग हैं कि नहीं है, विवाह कैसे होगा, सुखी जीवन होगा, या तलाक के योग हैं, द्विविवाह के योग हैं, विधवा के योग, तो ये तो सब नवांश और लग्न कुंडली से तो इस पे तो चर्चा होगी ना सर? हाँ 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 हाँ, ठीक है, आपने विषय वस्तु बढ़ा दिया, उत्तम ही है। तो हमें तो सर नवमांश तो इसके बिना अधूरा रह जाएगा ना सर? हाँ ठीक है, तो यह जो है आप इन सभी शब्दों को एक बार समूह में लिख दें। जी सर, लिख देंगे सर, लिख देंगे। हाँ, तो जितने प्रश्न पूछे जाएंगे उन विषय वस्तुओं पर चर्चा होती जी सर जी सर जी सर। चली जाएगी। गुरुजी हम ये चर्चा जो से कहीं नहीं हटते, लेकिन हमको शब्द तो मिलना चाहिए ना। नहीं नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल।